मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है तुम लोग की? तो आई होप कि कर रहे होगे पढ़ाई, और वीडियोस को लगातार देखते रहो यार तुम कॉन्टिन्यूसली। मतलब ये मत करो कि अगर रोज वीडियो आ रहा है, 5 डेज आ रहा है तो ठीक है एक बार इकट्ठा करके देखेंगे, ये काम मत करो। जिस दिन का वीडियो है उसको उस दिन ही लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो टाइम पास कर रहे हैं तो फिर टाइम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है तो आप उस वीडियो को उसी दिन देखें और उसका नोट्स भी बना लें, ठीक है। जहां तक रही बात, थोड़ा क्या हो जा रहा है कि आजकल रेनी सीजन की वजह से, बारिश की वजह से वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब किस समय आ जाती है ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा आगे पीछे टाइम हो जा रहा है। लेकिन ये इसको हम लोग नियमित कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से, इतना तो पक्का है ना कि इवनिंग में ही आना है, तो आप देख लिया करो, ठीक है ना। तो उसके बाद रही बात एप्लीकेशन के बारे में, मैसेज भी मेरे पास आता रहता है, तो आप क्यों वरी क्यों कर रहे हो? वो तो आपको ले ही जाऊंगा ना मैं। क्लास ऐसे ही चल रही है, वहां भी क्लास ऐसे ही चल रही होगी वीक में 5 डेज। तो आप अभी यूट्यूब पे क्लास करो, और अभी जैसा कि मेरे को लगता है 2-4 दिन और लगेगा, क्योंकि 12th में बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो उनके बैच को फॉर्म करने में टाइम लगता है ना दोस्त। जैसे मान लो तुमको भी तुरंत ऐड कर ले, फिर तुम भी फोन करने लगोगे, तो टेक्निकल स्टाफ्स की तो संख्या लिमिटेड ही होती है, जैसा कि तुम जान रहे हो। तो अभी हम लोग चाहते हैं हर चीज स्मूथली चले, ठीक है ना। तो 4-5 दिन जब, लेकिन तुम्हारी क्लास तो हैम्पर नहीं हो रही है, क्लास तो हो ही रही है। तो क्लास हो ही रही है और क्लास पूरी होगी, तो तुमको इसमें सोचना क्या है? तुमको तो पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई तुम्हारे पास पहुंच रही है, चाहे वो यूट्यूब से पहुंचे या एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचे। लेकिन इन बेस्ट केस सिनेरियो हम लोग, जैसा कि मैं बोला था कि इस वीक के अंत तक, नहीं तो नेक्स्ट वीक, मतलब आज तो अंत हो ही गया इस वीक का लगभग, तो नेक्स्ट वीक तक में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करो अभी, ठीक है। अच्छा, और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो मैथमेटिकल टूल को भी देखेंगे, समझ गए ना। उनको एक दिन में चाहिए कि कम से कम 2 वीडियोस को देखें, तब जाके उनका कवर अप होगा। क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर 21 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। वेक्टर का ये 7वां वीडियो है, 7th है, तो सोच लो 28 वीडियो हो गए। तो आप एप्लीकेशन पे जाने से पहले कोशिश करो कि सारी वीडियोस को देख लो एक बार, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। चलो, तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट किया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला भी देखा था। तो ढेर सारी बातें आज भी करनी है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। जिन 2 प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, उसमें यह था कि 2 वेक्टर को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का नेचर सेम हो, यानी दोनों या तो फोर्स और फोर्स हो या वेलोसिटी और वेलोसिटी हो। तुम फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड होने के लिए दोनों का नेचर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब हमने एक पॉइंट और लिखा था कि 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, मान लो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में आपका वेक्टर ए एंड बी होगा। इसका मतलब ये है कि हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं कि मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू आर है। अगर मान लो a प्लस बी इक्वल्स टू आर है, तो मैंने कहा था a, b और r एक ही प्लेन में होंगे। क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। क्या होंगे बच्चे? कोप्लेनर वेक्टर। तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। और प्लेन का डेफिनेशन तो मैंने बता रखा है। प्लेन का डेफिनेशन ये हुआ, जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड x और y प्लेन के बीच में है ना। तो ये बोर्ड एक प्रकार का क्या है? आपका प्लेन है, जिसमें आपका ये वेक्टर्स, मान लो a ऐसे है, ठीक है ना, b इसके हेड पे बना दो, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया r, है ना। टेल हेड, तो टेल टू टेल, हेड टू हेड। क्लियर है? तो देखो ये तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो गए कि नहीं हो गए? तो इस तरीके से आपका ए, बी और आर क्या होंगे? कोप्लेनर।
ठीक है। और एक पॉइंट और अच्छा बताया था मैंने कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, अगर उन दोनों का टेल एक जगह पे है तो रिजल्टेंट बीच में ही कहीं होगा, ये बात पक्की है। ये आपको ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। क्लियर है? ये पॉइंट भी आप ध्यान से देख लो। और ठीक बीचों बीच की बात नहीं कर रहा मैं, बीच में कहीं भी हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली उस एंगल को हाफ हाफ करेगा। ये तो तब करता है बच्चे, आपको याद करो, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऐसा वो तब करता है जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो आपका इक्वल। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये अपना हम लोगों ने कल तक रिवाइज कर लिया था। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे अगर देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इजी है, वो देखो, बहुत यूजफुल तो नहीं कर सकते लेकिन प्रॉपर्टी है तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नंबर 3 में क्या आएगा? नंबर 3 में आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो क्या फॉलो करता है बच्चों? वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव क्या है, ये आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि कॉम्यूटेटिव है क्या। तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, मान लो अगर वेक्टर a प्लस बी है, ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो b प्लस ए के बराबर होगा। अब कहोगे ये तो सर बच्चों वाली बात हो गई, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। कौन पहले है इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? और ये तो अलजेब्रा में भी होता है। मान लो 2 प्लस 5 करो या 5 प्लस 2 करो, तो 2 प्लस 5 7 और 5 प्लस 2 भी 7। तो इस तरीके से बच्चों इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लिखते समय आपने सीक्वेंस क्या रखा है, ए को पहले लिखा है या बी को पहले लिखा है। तो अगर इसको फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये एडिशन तो फॉलो करता है लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करेगा। जैसे कि अगर हम लोग करें 2 माइनस 5 अब 5 माइनस 2, क्या ये सेम होगा? तो आपको पता है ये सेम नहीं होगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा और 5 माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव जो है ये एडिशन फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का घटाव जो होगा ये फॉलो नहीं करेगा। और कॉम्यूटेटिव क्या हुआ वो तो समझ में आ रहा तुमको बहुत आराम से कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, चलो ये हो गया आपका। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी। नंबर 4, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब कहोगे ये फॉलो का ओबे मतलब पालन करना, फॉलो मतलब भी पालन करना ही होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो एडिशन है वो फॉलो करता है किसको? एसोसिएटिव लॉ को। किसको फॉलो करता है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ को। क्लियर है ना? अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या है? बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। जैसे देखो मैंने तुमको बोला था कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ये एक बारी में सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करता है। और अगर 3 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी हो तो आपको क्या करना चाहिए? पहले आप a प्लस बी को ऐड कर लोगे, जो उसका रिजल्ट होगा उसको किसके साथ ऐड कर लोगे? c के साथ। कितना सिंपल है। तो इसलिए आपको उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हुआ?
तो मान लो अगर वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी हो, इसका क्या मतलब हुआ समझे कि अगर 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, b प्लस सी को ऐड कर लेते हैं। ब्रैकेट में डालने का मतलब है पहले इसको ऐड करेंगे और तब इसके रिजल्ट को किसके साथ ऐड करेंगे, a के साथ। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी। देखो बच्चे, अगर 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो इन तीनों एक्सप्रेशन का, इन तीनों व्यंजक का जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, सेम। अगर 3 वेक्टर्स ऐड करना है तो पहले किसी भी 2 को ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले आप b प्लस सी कर सकते हो, पहले आप a प्लस बी कर लो, तब उसके रिजल्ट को c के साथ ऐड कर लो, या आप पहले a और c को ऐड कर लो और तब उसको किसके साथ ऐड करो, b को, जो कि बहुत सिंपल है। ये अलजेब्रा में भी होता है। जैसे मान लो तुमको 6 प्लस 8 प्लस 2 करे तो कितना आंसर आएगा, 8 प्लस 2 हो गया 10, और 10 और 6 कितना हो गया, 16। अगर तुमको नहीं सर हम 6 प्लस 8 पहले कर लेंगे और तब उसको 2 से ऐड करेंगे तो भी 14 आएगा ये, और 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16। या तुमको नहीं सर ये भी पसंद नहीं आया मेरे को, अब हम लोग एक और कर लेते हैं, 6 प्लस 2 कर लेते हैं और फिर 8 कर लेते हैं, तो भी बच्चे बात तो वही निकल के आ गई ना। हर एक बार जो आंसर आएगा आपका वो आंसर आएगा 16। और ये बात वेक्टर भी फॉलो करता है कि 3 वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो किसी भी 2 को ऐड करके आप तीसरे के साथ ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा हर केस में, ठीक है ना। इसमें ये मैटर नहीं करता कि पहले किन 2 को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव का हिंदी जानने का प्रयास कृपया ना करें, आप इसको ऐसे ही याद रखें, एसोसिएटिव। मैंने बार बार बोला है, अगर साइंस सचमुच में सीखना है तो थोड़ी सी आपको अपनी भाषा तो इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि जितने भी अच्छे कॉलेजेस, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई भी कंपटीशन है जो आपको फेस करना है लाइफ में, तो आप हिंदी मीडियम में उलझे नहीं रह सकते। समझ गए ना, इस बात को आप समझ लो। क्लियर? चलो तो इसको आप राइट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 5। अब ये देखो, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज आपको बहुत सारे जगहों पे आएगा, ठीक है ना। तो आप देखो, मान लो कि अगर 2 वेक्टर a और b है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उस केस में एक फॉर्मूला कैलकुलेट होके आएगा। तो मान लो मैग्नीट्यूड कितना है दोनों का, x, ठीक है, और एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच एंगल जो है इज थीटा। एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो देखो, मान लो ये a है और ये क्या है, b, ठीक, बीच का एंगल है थीटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो तो बीच में ही कहीं आएगा रिजल्टेंट, वो तो हम लोग पहले से जानते हैं। और ऐसा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स कि ये इक्वल 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, θ/2 θ/2, यानी रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलेगा, ये भी पक्का पता है। चलो देखते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितनी होगी। एंगल तो बहुत आराम से निकाल लोगे क्योंकि बीच से ही रिजल्टेंट पास करेगा, ठीक बीच से पास करेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड्स सेम है। तो मॉड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है अपना। तो a की जगह लिखोगे अंडर रूट x² प्लस 2x² इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड भी x, b का मैग्नीट्यूड भी x, प्लस 2x²।
फिर यहां से ये आ गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें 2x स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर आपने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रिगोनोमेट्री आपको पता है बच्चों, तो 2x स्क्वायर, अब ट्रिगोनोमेट्री में पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जाके ट्रिगोनोमेट्री वाला क्लास देख लो, उसमें आपको बताया गया है कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से ये कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर, ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से देखो क्या हो गया 4 का अंडर रूट 2, तो r इक्वल्स टू क्या निकल के आया 2x स्क्वायर का x, और ये हो गया कॉस थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट जो है तुम्हारा वो कैलकुलेट होके आ गया 2x cos थीटा बाई 2। क्लियर है, तो ये हम लोग कई जगह बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, और फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है r इक्वल्स टू 2x cos थीटा बाई 2, जहां x जो है वो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एग्जांपल के लिए मान लो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, ठीक है, b का भी मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो कोई तुमसे पूछेगा रिजल्टेंट कितना होगा और किधर होगा, तो पहले डायग्राम बना लो। मान लो a इधर है, ठीक है, और b आपका इधर हो गया, दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल बना लो, a इधर b इधर, और दोनों के बीच की जो एंगल हो गई ये कितनी हो गई 120 डिग्रीज। ये एंगल कितनी हो गई 120 डिग्रीज। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलेगा। कहोगे ऐसा क्यों, तो भाई ऐसा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट बीच से निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर से अगर एंगल देखोगे तो कितना बना रहा होगा 60 डिग्री, है ना। रिजल्टेंट का एंगल किसी भी एक वेक्टर से जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो r इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है 2x cos थीटा बाई 2, तो लिखेंगे 2 और x मतलब किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो है आपका वो 20 पुट करो 20, और cos थीटा बाई 2, है ना, जहां थीटा दोनों के बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है विच इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 2 इंटू 20, और cos 120 हो गया cos 60, तो ये हो गया 2 इंटू 20, और cos 60 होता है 1/2, कैंसिल हो गया, आंसर क्या निकल के आ गया 20 न्यूटन। तो बच्चों इस तरीके से a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होके कितना आ गया 120 डिग्रीज। समझ गए, तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलो लिख लो इसको, तो बच्चों अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। अब इसमें कुछ और खास बात हम लोग देखेंगे। अब एक बात सोचो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। जैसे मान लो कोई वेक्टर a इज गिवन एंड b इज गिवन, है ना, इन दोनों को हमको क्या करना है ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या मिला r, और मैंने एंगल चूज करने के लिए तुम्हें दे दिया कि यू कैन चूज द एंगल बिटवीन a एंड b। जस्ट से आप ये बताओ कि इन दोनों के बीच तुम एंगल डिसाइड करो, लेकिन मेरे को r का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो कैसे आएगा, तो देखते जाओ।
पहले तो देखो फॉर्मूला, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की अगर वैल्यू मैक्स करवानी है, r की वैल्यू अगर तुमको मैक्सिमम करवानी है, तो आपको अगर LHS में मैक्सिमम चाहिए तो RHS में भी आपको मैक्सिमम करवाना पड़ेगा। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो आपको मैंने बता रखा है ट्रिगोनोमेट्री में, cos ज्यादा से ज्यादा +1 हो सकता है ना? तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 1, और वो भी कब? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो उस केस में उन दोनों वेक्टर का जो पॉसिबल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। और वो कितना होगा तो तुम देख लो, वो देखो कितना होगा। r इक्वल्स टू, अब देखो इसकी जगह 1 कर दो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, क्योंकि cos थीटा क्या हो गया? 1। अब ये r की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैक्सिमम जो रिजल्टेंट हुआ वो कितना हो गया? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक वेक्टर है आपका a जिसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है, मान लो दोनों फोर्स है, दूसरा वेक्टर है b, ठीक है, उसकी वैल्यू है 6 न्यूटन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो इसके रिजल्टेंट के लिए इतना हिसाब किताब लिखने का जरूरत नहीं है। इस केस में जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऑटोमेटिकली तुम cos थीटा की जगह 0 ही रखोगे, तो फाइनल रिजल्ट जो है सीधा तुम्हारा क्या आ गया? a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के सिंपल सम के बराबर हो गया। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा 6 प्लस 8, जो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह जोड़ते हो वैसे जोड़ दो और आंसर हो गया तुम्हारा 14 न्यूटन। और ये तुम्हारा r जो हो गया इस केस के लिए मैक्सिमम। तो यानी दो वेक्टर का मैक्सिमम यानी 6 और 8 न्यूटन ज्यादा से ज्यादा जोड़ के 14 न्यूटन ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी तब जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। आ रही है बात समझ में? और एक बात और सीख लो कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके लिए वेक्टर्स रूल इतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखने के बाद भी वही आंसर आएगा आपका। तो सीधी सी बात है, आज से दिमाग में सेट रखो कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो आप सीधा सीधा जैसे अलजेब्रा में, जैसे साधारण मैथ की भाषा में आप ऐड करते थे वैसे ही ऐड कर सकते हैं। तुमसे कोई पूछेगा रिजल्टेंट किधर होगा, तो भाई अगर दोनों ही इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी आपका उसी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है ना? चलो, तो यानी आज से हम समझ में आ गया हमको कि r की मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर r की मिनिमम वैल्यू कब होगी दो वेक्टर की, तो तुम खुद सोचो। अब हम लोग काम कर रहे हैं r के मिनिमम वैल्यू के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों? r के मिनिमम वैल्यू के लिए। तो r मिनिमम कब होगा? तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो अगर आपको r चाहिए मिनिमम तो बहुत साधारण सी बात है कि अगर r मिनिमम चाहिए तो यहां पे जो cos थीटा है ये भी आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। cos थीटा भी क्या चाहिए आपको? मिनिमम चाहिए। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। cos थीटा कम से कम -1 हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। और ये भी कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्रीज। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 180 डिग्रीज। तो आप यहां पे पुट कर दो।
तो ये आ गया आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप क्या पुट करोगे -1, तो -2ab, नहीं क्योंकि cos थीटा का -1 आ जाएगा तो -2ab। अब देखो यहां से ये क्या आ गया, तो यहां से ये आ गया आपका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब ये अंडर रूट खत्म होगा बच्चों, तो आर मिनिमम जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, a माइनस बी, यानी रिजल्टेंट का मैक्सिमम, सॉरी रिजल्टेंट का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में साधारण मैथमेटिक्स की तरह घटा लो, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड को घटा रहे हो ना तुम, ये वेक्टर का घटाव नहीं है भाई, ये अंदर से आया ना, अंदर में क्या है, मैग्नीट्यूड। तो खुद सोचो कि इस केस में ही देख लो, यही दोनों फोर्स ले लेते हैं, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट आया मैक्सिमम 14 न्यूटन, और अगर ये दोनों अपोजिट होते 180 डिग्री एंगल का मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब हो गया कि ए आपका इधर है और बी ठीक इसके अपोजिट है ना। इस एरो पे मत ध्यान देना, ये एरो देखो, ये एरो मैंने, मैं ये शुरू से बोलता हूं ये बात तुम्हें, तो ए इधर और बी इधर। अब ये दोनों अपोजिट है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, तो ए का मैग्नीट्यूड है 8 और इसका मैग्नीट्यूड है 6। तो तुम खुद सोचो, कोई इधर खींचे और इधर खींचे तो उसमें नेट फोर्स ऐड होगा, नेट फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा दोनों में, दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। तो इस केस में आपका आ जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी दोनों वेक्टर को वेक्टर तरीके से जोड़ने पे क्या आएगा, 2 न्यूटन। हालांकि तुम ये देखोगे कि सर यहाँ तो आप घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, वेक्टर थोड़ी घटा रहे हैं, वो तो मैग्नीट्यूड को घटा रहे हैं, और ये घटा अपने मन से नहीं रहे हैं, जोड़ने वाले नियम में ही हमने थीटा की जगह क्या लिखा, 180, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर तुमसे कोई पूछेगा इसमें रिजल्टेंट किधर होगा, जैसे इसमें तो रिजल्टेंट सेम सामने ही आ गया, जैसे यहाँ पे अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो सामने ही रिजल्टेंट आएगा ये दोनों ऐड होने के बाद। इस केस में क्या होगा, तो भाई ए और बी अगर अपोजिट है तो दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना है। आज यहाँ पे 8 की जगह अगर बी 8 होता तो 8 में से 6, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर हालत में प्लस ही लिखना है हम लोग को, तो अगर बी ज्यादा होता तो बी में से ए को घटा लेते। तो खैर यहाँ तो ए ज्यादा है, तो खुद सोचो कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो जो इन दोनों में बड़ा होगा उसके तरफ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो आगे की ओर होगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि दो वेक्टर ए और बी अगर है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा कितना, ए प्लस बी, और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू जो होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी किस एंगल के लिए हुआ, 0 डिग्री के लिए, और ए माइनस बी कब हुआ, 180 डिग्री के लिए। लेकिन तुम कहोगे बीच वाले एंगल के लिए क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा हम 10 रोटी खा सकते हैं और कम से कम हम 2 रोटी हमको चाहिए, तो बाकी क्या, बाकी के लिए क्या, तो बाकी भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 10 लेंगे और कम से कम 2, तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8 भी तो बीच में रेंज में ही आ रहा है ना। उसको मैं नेक्स्ट डायग्राम पे समझाता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने, वीडियो पॉज करो, इसको राइट डाउन करो। तो देखो, तो बच्चों देखो कि अगर दो वेक्टर ए और बी दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आर क्या आ गया आपका मैक्सिमम, कितना, ए प्लस बी। सीधा दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। अगर मान लो ए और बी अपोजिट हुआ, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज, उस केस में आपका आर मिनिमम हुआ और वो कितना हुआ, ए माइनस बी। तो 0 से 180 के बीच के लिए क्या होगा, तो सर्टेनली है
कि मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, और बीच का एंगल थीटा। अब ये थीटा देखो 0 से बड़ा है निश्चित तौर पे, अब 180 से छोटा है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा आर, वो निश्चित तौर पे आपका आर मैक्सिमम से, सॉरी आर मिनिमम से बड़ा होगा और आर मैक्सिमम से छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीच वाला कोई एंगल देख लेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम से बड़ा होगा, यानी इस वाले कंडीशन से बड़ा होगा, लेकिन इस वाले कंडीशन से छोटा होगा। तो बीच का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थीटा ले लिया, मान लो ए की वैल्यू हम लोग कितना लेके चल रहे थे, 8 न्यूटन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड हम लोग लेके कितना चल रहे थे, 6 न्यूटन, और अगर थीटा आपने ले लिया फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, तो देखो 0 और 180 के बीच में ही थीटा 90 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बोले, जैसे देखो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा तो आपका a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90। क्लियर है, क्या कर दिए हम लोग, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, तो cos 90 की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया 0। तो ऑटोमेटिकली r जो हुआ अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 10। तो अब देखो जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो R मैक्सिमम आया था 14 और R मिनिमम आया था 2, तो 14 और 2 के बीच में ये 10 है कि नहीं है, तो यही बात तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि किसी और एंगल के लिए जो रिजल्टेंट होगा वो R मिनिमम और R मैक्सिमम के बीच में होगा। तो क्यों ना हम लोग आज एक काम करते हैं, एक हम लोग स्टेटमेंट बना देते हैं। अब ज्यादा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। इफ R is magnitude of resultant of two vectors A and B, ठीक है ना, अगर R मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B, देन आप एक चीज लिखो, आप क्या लिखोगे कि उस R का मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है A माइनस बी के। A माइनस बी का मतलब R मिनिमम, बड़ा या बराबर, ये साइन का मतलब समझ में आया, कम से कम इसके बराबर होगा और नहीं तो इससे बड़ा होगा, और छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है A प्लस बी के। यानी R का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों, ठीक है ना, R का मैग्नीट्यूड जैसे A माइनस बी क्या हो गया मिनिमम, तो मिनिमम से बड़ा या उसके बराबर, बराबर कब होगा 180 डिग्री पे, और मैक्सिमम से छोटा है ना, मैक्सिमम से छोटा या उसके बराबर, बराबर कब होगा 0 डिग्री पे, ठीक है। और यहां याद रखना, यहां जैसे a माइनस बी, तो हमेशा a माइनस बी नहीं करना, दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है ना। मान लो b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो b में से a घटा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, क्योंकि रिजल्टेंट का यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये मैंने पहले ही आपको बताया, उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों ये रेंज के लिए आप ध्यान रखो, ठीक है ना। अब इसमें से, अब इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि तुम उसको कितना समझे हो। तो पहले वीडियो पॉज करो और फटाफट लिखो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिखो। चलो लिख लिया आपने। तो बच्चों अब इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक, देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ
magnitude of vector A is 16 Newton and magnitude of vector B is 20 Newton, then which of the following will not be probable magnitude of resultant? ध्यान दो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रोबेबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं। चॉइस ए में दिया हुआ है आपका 25 न्यूटन, चॉइस बी में दिया हुआ है आपका 30 न्यूटन, सी में दिया हुआ है आपका 3 न्यूटन और डी में दिया हुआ है आपका 5 न्यूटन। बच्चों ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन और बी का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रोबेबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। प्रोबेबल का मतलब होता है हिंदी में संभावित। अब हिंदी तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप समझ लो। प्रोबेबल का मतलब संभावित। तो समझ गए। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड है 16 और बी का मैग्नीट्यूड है 20, तो इनके रिजल्टेंट का संभावित मैग्नीट्यूड कौन नहीं होगा, इनमें से कौन नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? बहुत आसान है। सबसे पहले एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग रेंज निकालेंगे, है ना। कि रेंज कहने का मतलब, रेंज का मतलब सीमा, कि रिजल्टेंट कहां से कहां तक हो सकता है। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तुम जानते हो a प्लस बी हो सकती है। तो a प्लस बी को ऐड कर दो तो 16 प्लस 20, तो 16 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों? 36 न्यूटन। ठीक है। और मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम सीधी सी बात है, तुमको मैंने बताया था कि बड़े में से छोटा घटाना। तो कौन है? b। तो b माइनस ए। ओके, क्योंकि मॉड में लेते हैं ना, तो मॉड में हमेशा अगर माइनस आ भी जाएगा तो उसको प्लस ही करके लिखेंगे हम लोग। तो 20 माइनस 16। याद रखना, कुछ लोगों को दिक्कत आ गई होगी, अरे मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड में लिखते हैं, तो मॉड में a माइनस बी लिखो अथवा b माइनस ए लिखो। समझ गया ना। लास्ट में आपको पॉजिटिव ही लिखना है हर हालत में। तो ये कितना हो गया? 4 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो है वो 4 से लेके 36 तक हो सकता है, डिपेंड करता है एंगल पे। तो हमको इसमें से देखना है कि इस रेंज में आने वाला जो भी है वो तो इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। हमको तो बस संभावना देखनी है, प्रोबेबिलिटी देखनी है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर तो तब मिलता जब ए और बी का एंगल दिया हुआ रहता है। यहां ए और बी का एग्जैक्ट एंगल तो नहीं दिया हुआ है, आपको बस कह रहा कि आप अपने मन से सोच के देखो कि इसमें से कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है। तो कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है, तो सॉरी नहीं हो सकता है, तो भाई 25 तो हो सकता है, क्योंकि 4 और 36 के बीच में, 4 और 36 के बीच में 25 तो आता है, 4 और 36 के बीच में 30 भी आता है, 4 और 36 के बीच में आपका 5 भी आता है, लेकिन 3 नहीं आता है, क्योंकि कम से कम मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? 4। ये 3 नहीं दे सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3, क्योंकि हम लिख सकते हैं 3 न्यूटन जो है ये हमारा आउट ऑफ द रेंज है। समझ गए ना। 3 क्या है आपका? आउट ऑफ द रेंज। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आंसर हो गया आपका सी।
तो बच्चों अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, तो खुद सोचो कि अगर दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो क्या वो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा बच्चों? इसका जवाब होगा नो। अगर मान लो कि अगर आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स टू जीरो हो जाए, नहीं समझे, इस तरीके से, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ऐसा तभी संभव है, b को उधर भेज दो, ऐसा तभी संभव है जब ये दोनों वेक्टर जो है, अब ये बराबर का साइन का क्या मतलब हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, और जो इस माइनस का क्या मतलब हो गया कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। हमने पहले ही बताया आपको कि दो वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। तो दोस्तों कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी आएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। कहने का मतलब ये हो गया कि वेक्टर a आपका इस तरफ और वेक्टर b इस तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। इस एरो पे मत जाना है, एरो में ना, आप इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट गिव जीरो रिजल्टेंट। दो अनइक्वल वेक्टर जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकता है। एकदम इस बात की फुल गारंटी है कि दो अनइक्वल वेक्टर बच्चों किसी भी स्थिति में आपको जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। समझ गए ना? दोनों वेक्टर को क्या होना पड़ेगा? इक्वल मैग्नीट्यूड में, तभी जाके। अनइक्वल की बात हम लोग किसके हिसाब से कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड के हिसाब से। मैग्नीट्यूड, है ना, अनइक्वल की बात जो हो रही है मैग्नीट्यूड। हालांकि वेक्टर यहां भी अनइक्वल है, डायरेक्शन तो अलग अलग ही है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। तो मैग्नीट्यूड अगर अनइक्वल हो जाए तब वो जीरो वेक्टर नहीं दे पाएगा, जीरो रिजल्टेंट नहीं दे पाएगा। फिर सोचते हैं क्या तीन अनइक्वल वेक्टर, थ्री अनइक्वल वेक्टर जीरो रिजल्टेंट दे सकता है? तो आंसर है यस। ठीक है ना? देखो, थ्री vectors having unequal magnitude can give zero resultant। ठीक है ना? तीन वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो वो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। कहोगे कैसे? तो देखो, मान लो एक वेक्टर है A इस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है ठीक इसके अपोजिट B जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, और तीसरा वेक्टर भी इधर ही है मान लो, ठीक है, C जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। तो ये तीनों मिलके बताओ जीरो रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? तो सीधी सी बात है कि A इधर 7 है और इधर B कितना है? 4 और C कितना है? 3। तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। तो 7 इधर और 7 इधर, तो 7 इधर 7 इधर, दोनों नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C जो है ये तीनों मिलके जो रिजल्टेंट देगा, तो उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे ये जीरो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थ्री अनइक्वल वेक्टर कैन गिव, ये नहीं कि अच्छा कुछ स्टूडेंट क्या होता है ना, वो ये स्टेटमेंट को समझ लेता है कि अब तीन अनइक्वल हमेशा ही जीरो देगा। कैन लिखने का मतलब ही यही हुआ बच्चे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नहीं होने का तो नहीं हो ही सकता है। मान लो ये 4 3 की जगह ये भी कुछ और रहता, 7 होता, ये 8 होता, तो जीरो थोड़ी होता। यहां बात की जा रही है
कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है कि 3 अनइक्वल वेक्टर 0 रिजल्टेंट दे सके, तो जवाब होगा यस, संभावना है और एग्जाम्पल ये है। लेकिन 2 अनइक्वल वेक्टर क्या 0 रिजल्टेंट दे सकता है, क्या इस बात की संभावना है, तो जवाब होगा नहीं। 2 अनइक्वल वेक्टर कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं दे पाएगा अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट। क्लियर? चलो इसको लिख लो। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन लो और प्रूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर मान लो ये 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, 0, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a, b एंड c, ये तीनों वेक्टर जो होंगे मस्ट बी इन सेम प्लेन, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे, दैट इज कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे जो लिखते हैं ना, ऐसे, इसका मतलब हो गया दैट इज, ठीक है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी ये 3 वेक्टर का सम क्या हो, 0, तो हमें प्रूव करना है कि a, b और c मस्ट बी इन सेम प्लेन। वो तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में, वो तीनों क्या होगा, कोप्लेनर। ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे होगा भाई, देखते हैं, अभी प्रूव करते हैं। तो आंसर, पहली बात आप एक बार लिख लो, इस क्वेश्चन को पहले लिख लो, फिर मैं पूरा रब कर दूंगा तो मुझे समझाने में सही रहेगा। लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करो और फटाफट लिखो, ठीक है। देखो कैसे इसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि लिखा हुआ है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तीनों का मैग्नेट रिजल्टेंट क्या है, 0। तो एक काम करो, आप ना a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को, के रिजल्टेंट को मान लो R1। क्या मान लिया हमने, R1। किसके किसके रिजल्टेंट को, a और b के, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी की जगह R1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। R1 प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि R1 किसके जगह आ गया, a प्लस बी के जगह। फिर c को उधर भेज दो या इसको उधर भेज दो, किसी को भी भेज सकते हो। तो c इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस R1, या R1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, माइनस c। दोनों में किसी को भेज सकते हैं। तो जब डायग्राम बनाते हैं, देखो मान लो ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये मान लो वेक्टर b, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b। तो a और b का जो रिजल्टेंट है R1, वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, तो इसके बीच में कहीं आएगा, मान लो कहीं भी आ सकता है। ये आ गया R1, और तुम्हें ये पक्का पता है कि R1 जो है मस्ट बी इन सेम प्लेन ऑफ A एंड B, क्योंकि ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होते हैं। तो A और B के प्लेन में ही R1 होगा। क्लियर? और ये यहां से प्रूव है कि R1 और C का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और माइनस साइन बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ये माइनस साइन से तो यही पता चल रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C, एंड और क्या बोल रहा है कि R1 एंड C जो होंगे विल बी इन
इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो अब सीधी सी बात ये हो गई कि A और B का रिजल्टेंट बीच में R1 आया और R1 के ठीक अपोजिट कौन होगा? C। तो देखो R1 अगर इधर है तो C किधर होगा? सोच के देखो, तो C ऑटोमेटिकली इधर होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तभी तो इन तीनों का सम 0 हुआ, क्योंकि A और B का रिजल्टेंट इधर आया और इस रिजल्टेंट को कैंसिल किसने कर दिया? C ने। तो तीनों मिलके क्या हो गया? 0। आप यहां एरो लगा भी सकते हो, लगाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि C इधर होगा। C किसके अपोजिट होगा? R1 के। और R1 कहां पे है? इसी बोर्ड पे है। इसी बोर्ड पे क्यों है? क्योंकि R1 इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसी प्लेन में R1 का रहना जरूरी है और R1 के अपोजिट C का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि C भी आपका R1 के अपोजिट है, मतलब इसी बोर्ड पे है। तो चूंकि हमने लिखा है कि R1 must be in same plane as that of A and B और C के बारे में हमने लिखा है कि C R1 के अपोजिट है, hence we can say, hence मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं we can say A, B and C must be in same plane। मतलब ये सारे कोप्लेनर होंगे। क्या बात समझ में आई? एक बार फिर से सीखते हैं, थोड़ा टफ है। अगर 3 वेक्टर का सम 0 है, अगर 3 वेक्टर का सम 0 है, तो ये पक्की बात है कि ये तीनों कोप्लेनर होंगे। कैसे प्रूफ मिला? तो भाई ऐसा है कि 3 वेक्टर का सम 0 होने का मतलब है कि किसी 2 का सम, यानी A और B का सम जो R1 है वो तो उसी प्लेन में होगा जिसमें AB है। ये तो रूल कहता है कि आपका ट्रायंगल लॉ से R1 उसी प्लेन में है। और तीसरा जो वेक्टर है, जो बचा हुआ C है, वो R1 के ठीक अपोजिट होगा। तो इस लाइन के अपोजिट लाइन ड्रॉ करोगे तो बोर्ड पे ही ड्रॉ करोगे। तो जब A, B और R उस प्लेन में है तो C भी तो उसी प्लेन में होगा। और हमको यही प्रूफ करना था कि अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आता है तो ये पक्की बात है कि उन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर होना पड़ेगा, मतलब सेम प्लेन में होना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो इसको लिख लो। आज इतना ही रखते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और इस एडिशन के ऊपर हम लोग कल एक आपको डीपीपी भी देंगे। ठीक है? तो कल आपको डीपीपी मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर छोटा है वो कल ही स्टार्ट होगा, कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और वीडियोस को लगातार देखते रहो। अगर वीडियोस जमा करोगे ना तो फिर जमा रह जाएगा बाबू, चैप्टर पे चैप्टर निकलता चला जाएगा। ठीक है? ओके।